हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग मॉडल का जो लास्ट एकदम लीडरशिप मॉडल का जितना भी था सब करवा दिया है। आखिरी है रेडिन का 3D लीडरशिप मॉडल। ये भी इम्पोर्टेंट है। आज तक इससे क्वेश्चन नहीं आया है अभी तक, बट अब आ सकता है क्योंकि उन्होंने मोस्ट ऑफ द लीडरशिप थ्योरी को टच कर लिया है। तो यही एक दो बचा है जिसको टच नहीं किया, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो शुरू करते हैं हम लोग रेडिन का 3D लीडरशिप मॉडल। इसके पहले हम लोगों ने लीडर एक्सचेंज पढ़ रखा था, हर्षे ब्लैंकेट, ब्लेक एंड मॉर्टन्स, जितना भी मतलब लीडरशिप थ्योरी हम लोगों को पढ़ना था वो सब देख रखा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 3D लीडरशिप मॉडल। 3D लीडरशिप मॉडल की बात करें तो ये किसी ने डेवलप किया था? ये जो है बिल रेडिन ने डेवलप किया था। ठीक है, बिल रेडिन ने डेवलप किया था। वो इंट्रोड्यूस अ कंसेप्ट ऑफ सिचुएशनल डिमांड। इन्होंने भी सिचुएशनल डिमांड का ही कॉन्सेप्ट क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था, जो कि बोलता है कि इन विच द लीडर मस्ट बिहेव टू बी मोस्ट इफेक्टिव। यानी जैसा सिचुएशन उनको डिमांड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग लीडर जो है कैसा बिहेव करना चाहिए, इफेक्टिव बिहेव करना चाहिए। ठीक है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विद इन हिज वर्क वाज देयर इज नो सिंगल मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल कंसीडरिंग द न्यूमरस एंड वेरिड सिचुएशन अ लीडर विल फाइंड देमसेल्व्स इन। यानी कोई भी सिंगल लीडरशिप स्टाइल जो है वो इफेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम बहुत सारे सिचुएशंस देखेंगे तो लीडर अपने आप को हर जगह अलग अलग देख सकते हैं। वेरिड सिचुएशन लीडर पार्ट को मिलता है। ठीक है, और इसीलिए कोई भी एक लीडरशिप स्टाइल जो है वो इफेक्टिव नहीं है। तो ये अभी तक ले देखा हम लोगों ने, सबने मोस्टली यही सारा बात बोला है। ठीक है, तो अब बात करते हैं 3D मॉडल को इसलिए बिलीव में लिया गया क्योंकि कुछ हद तक मैनेजेरियल ग्रिड, और मैनेजेरियल ग्रिड आया तो हमारा ओहियो स्टडीज भी आएगा, जो मैंने बताया था मैनेजेरियल ग्रिड में, है ना। क्या आएगा? ओहियो स्टडीज भी आएगा, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो ओहियो स्टडीज और मैनेजेरियल ग्रिड के डायमेंशन से सिमिलर है। सिमिलर है मतलब ओहियो स्टडीज और मैनेजेरियल ग्रिड में हम लोग कौन कौन से डायमेंशन लिए थे? दो डायमेंशन लिए थे, टास्क ओरिएंटेशन और रिलेशनशिप ओरिएंटेशन। लेकिन इन्होंने एक नया टर्म भी इसमें ऐड किया, थर्ड टर्म, जो कि क्या था? इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है? नो व्हाट द रिजल्ट वाज। रिजल्ट क्या है? व्हेन वन यूज्ड अ पार्टिकुलर लीडरशिप स्टाइल इन अ पार्टिकुलर सिचुएशन। मतलब अगर हम किसी सिचुएशन में कोई ऐसा लीडरशिप स्टाइल चुन रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या है? क्या वो इफेक्टिव है? अगर हाँ तो इफेक्टिव, अगर ना तो इनइफेक्टिव। ठीक है, तो यानी इन्होंने 3 डायमेंशन की बात की थी, और ये याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, अभी मुझे याद आया। पूछा क्या था कि दो रेडिन मॉडल ने 2 टर्म के अलावा जो थर्ड टर्म था वो किसको ऐड किया था? वो कौन सा थर्ड टर्म ऐड किया था? तो 2 टर्म तो हमारा टास्क और रिलेशनशिप ओरिएंटेशन है ही, जो मोस्टली सब में देखने को मिला, लेकिन तीसरा इन्होंने इफेक्टिवनेस को ऐड किया। ठीक है, अब मुझे ये समझाने की जरूरत तो है नहीं कि टास्क ओरिएंटेशन और रिलेशनशिप ओरिएंटेशन क्या है। टास्क ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? जहाँ पे सुपीरियर डिसाइड करेगा कौन सा गोल होना चाहिए, कैसे उसको अचीव करना है, डायरेक्ट करेगा कि ये करो ऐसे करो। ठीक है, और रिलेशनशिप ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? मतलब एक्सटेंड टू विच द मैनेजर पर्सनल रिलेशन विद हिज सबऑर्डिनेट, यानी वो अपने सबऑर्डिनेट के साथ कैसा रिलेशन रखता है। एंड फाइनली द इफेक्टिवनेस मीन्स, यानी जो तीसरा टर्म ऐड किया इफेक्टिवनेस, मतलब द एक्सटेंट टू विच द मैनेजर इज सक्सेसफुल, है ना। यानी किस हद तक, अगर वो टास्क ओरिएंटेड है तो वो कितना सक्सेसफुल है, अगर वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड है तो वो कितना सक्सेसफुल है। तो ये चीज इफेक्टिवनेस उन्होंने ऐड किया था। ठीक है, तो ये लिख लेना सब कोई। टास्क और रिलेशनशिप लिखने की जरूरत है नहीं, पता है। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है ये जरूर लिखना। मीन्स द एक्सटेंट टू विच द मैनेजर इज क्या? सक्सेसफुल। किस हद तक मैनेजर जो है वो सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, यानी व्हेन द लीडरशिप स्टाइल मीट्स द डिमांड्स ऑफ द सिचुएशन
देन द लीडरशिप सेड टू बी इफेक्टिव एल्स इनफेक्टिव। मैंने क्या बोला था, पहली बार था कि जब भी लीडरशिप स्टाइल जो हमको सिचुएशन बोल रहा है अगर हम वही दिखाएंगे तो मेरा लीडरशिप स्टाइल क्या हो जाएगा, इफेक्टिव, अदरवाइज क्या हो जाएगा, इनइफेक्टिव। और इसी के बेसिस पे उन्होंने 4 स्टाइल अपनाया एंड वो 4 स्टाइल क्या था, रिलेटेड, इंटीग्रेटेड, सेपरेटेड और डेडिकेटेड। फ्रेंड्स ये भी बिल्कुल आपके उसी की तरह है, ठीक है। S1, S2, S3, S4 टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग और डेलीगेटिंग बिल्कुल सिमिलर है। तो रिलेट आप लोग खुद से करोगे, मैं सिर्फ इस थ्योरी को समझाऊंगी। क्यों खुद से करोगे तो आइडिया लग जाएगा, और जब आइडिया लग जाएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब आता है डेडिकेटेड। पहले डेडिकेटेड समझ लेते हैं। डेडिकेटेड का मतलब होता है कि पूरे टास्क के लिए डेडिकेटेड है, वन हु इज टास्क ओरिएंटेड, सिर्फ और सिर्फ टास्क, यानी सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन। इट इज नॉट लाइक अप टू मिक्स अप विद द सबऑर्डिनेट्स, यानी वो जो लीडर है वो सबऑर्डिनेट के साथ मिलना जुलना नहीं चाहता एंड कैन नॉट वर्क विदाउट पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ना ही वो मिलजुल के ऐसा कर सकता। मतलब कहने का सेंस यहाँ पे सीधी सी बात है, टास्क ओरिएंटेड है, रिलेशनशिप ओरिएंटेड नहीं है। क्योंकि अगर रिलेशनशिप ओरिएंटेड होगा बहुत जगह ऐसे किसी जाएगा जहाँ पे वो अपने पावर को नहीं दिखा सकता, क्योंकि फिर रिलेशनशिप खराब हो सकता है। तो इसीलिए वो मिक्सअप ही नहीं होता, यानी वो रिलेशन बनाता ही नहीं है, वो सिर्फ टास्क ओरिएंटेड है, ठीक है। यानी ट्रूली कंसर्न विद द एंड रिजल्ट, सिर्फ किससे कंसर्न है वो, एंड रिजल्ट्स। एंड किस पे फोकस करता है, इंप्रूविंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। दे रिटेन पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद देमसेल्व्स, यानी जो भी पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने साथ ही पकड़ के रखते हैं। एंड अलाइंग देम टू डिक्टेट, यानी यहाँ पे डिक्टेटोरियल पावर भी आ गया, डिक्टेट रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स टू अदर्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या, इंटीग्रेटेड। अब इंटीग्रेटेड में क्या है, यहाँ पे मिक्सेज अप विद द सबऑर्डिनेट एंड फैसिलिटेट टू वे कम्युनिकेशन, ये ध्यान रखना है। टू वे कम्युनिकेशन होता है और साथ ही साथ मिक्सअप करता है सबऑर्डिनेट्स के साथ, ठीक है। सर से एक बार उनसे पूछ लीजिए, सॉरी, ठीक है। वन मिक्सेज अप विद द सबऑर्डिनेट्स एंड फैसिलिटेट टू वे कम्युनिकेशन, यानी उसका मेजर एम्फेसिस क्या है, बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग टीम वर्क एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन नेटवर्क, यानी यहाँ पे टीम वर्क भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और कम्युनिकेशन भी क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। यानी एन इंटीग्रेटेड मैनेजर रिटेन्स द कोऑपरेटिव नेचर ऑफ द ग्रुप, यानी वो ग्रुप के कौन से नेचर को मेंटेन करते हैं, कोऑपरेटिव नेचर को, ठीक है। हमसे सर से ही पूछे ना क्या बनेगा। चलिए 1 मिनट आ रहे हैं। सॉरी वो आंटी आई थी, हाँ ठीक है। तो इंटीग्रेटेड मैनेजर का मतलब क्या, इंटीग्रेट करेगा किसको, काम को भी और रिलेशनशिप को भी, यानी अपने टीम को भी टास्क कैसे कंप्लीट करना है इसके लिए वो स्ट्रॉन्ग टीम बनाएगा। कम्युनिकेशन ऐसा इफेक्टिव रखेगा कि टू वे हो, आपका भी पॉइंट हम भी लेंगे, मेरा पॉइंट आप भी लोगे, यानी टास्क भी हाई रखेगा और रिलेशनशिप भी, यानी कि इंटीग्रेटेड मैनेजरशिप को रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या, रिलेटेड। रिलेटेड नाम से ही पता चल रहा है सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, रिलेशनशिप ओरिएंटेड, जहां हर कोई कैसे काम कर सके, एक साथ काम कर सके। He does not worry about the time and accepts other as they are, मतलब ये नहीं देखता कि कैसे काम को कंप्लीट हो रहा है, कितना समय ले रहा है, ये नहीं, वो सिर्फ क्या, वो जो लोग जैसे हैं उनको ऐसे ही एक्सेप्ट करता है। यानी जो रिलेटेड लीडर है वो क्या एंजॉय करता है, टीम बेस्ड कोऑपरेटिव वर्किंग। वो फोकस नहीं करते हैं किस पे, डायरेक्टिंग और डिक्टेटिंग ऑर्डर्स टू स्टाफ, एंड क्या अलाउ करते हैं, फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज द लास्ट वन, सेपरेटेड मैनेजर। अब आप खुद से रिकॉल करो, डेलीगेटिंग में क्या था, एक लीडर था ना, वो कोई इंटरेक्शन नहीं करता था
अपने फॉलोअर के साथ, ठीक है। कोई रूल एंड रेगुलेशंस बनाएगा लेकिन कोई इंटरेक्शन नहीं करता था, कोई डायरेक्ट कमांड रोल नहीं देता था। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि वो जो है खुद ब खुद क्या हो सकता है, इंप्रूव हो सकता है, ठीक है। यानी वन हु इज इंगेज इन करेक्टिंग डेविएशन, वो जो अपने डेविएशन को करेक्ट करने में इंगेज होता है, ठीक है। ही इज द पर्सन हु फॉर्मुलेट्स द रूल एंड पॉलिसीज, यानी रूल्स एंड पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करता है मगर डायरेक्ट या कमांडिंग रोल नहीं लेता। हाँ बिल्कुल, अब ऑफकोर्स हम लीडर हैं, हाईएस्ट पोजीशन पे हैं, ये सारा जो मेन सबसे हेड रोल है वो तो हम करेंगे, लेकिन हम डायरेक्ट कमांड नहीं करेंगे फॉलोअर्स को। फॉलोअर्स खुद ब खुद मेरे इतने मैच्योर होंगे और इतने ये होंगे कि वो टर्म्स एंड वर्क वो क्या करेंगे, वो खुद करेंगे। हाँ, अगर कोई डेविएशन होता है तब हम उसको सही करने में क्या करेंगे, इंगेज करेंगे अपने फॉलोअर्स के साथ। लेकिन ऐसे हम सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉर्मुलेट करेंगे, ये दूसरों को उन पे इम्पोज करेंगे, डालेंगे, लेकिन हम कोई भी डायरेक्ट या कमांडिंग रोल नहीं देंगे। क्लियर है? तब एक बार जल्दी से रिकॉल कर देते हैं। डेडिकेटेड मतलब क्या है, टास्क ओरिएंटेड। लो हाई ऐसे ही है, बिल्कुल मैनेजरियल की तरह ही है, बस इसमें तीसरा टर्म ऐड हुआ था, इफेक्टिवनेस। तो डेडिकेटेड क्या है, टास्क ओरिएंटेड। इंटीग्रेटेड क्या है, इंटीग्रेटेड जो है वो हमारा टास्क भी है हाई और रिलेशनशिप भी हाई, एकदम कोऑपरेटिव रखता है, टू वे कम्युनिकेशन रखता है। रिलेटेड में क्या है, रिलेटेड में जितना ज्यादा रिलेशन, वर्क, ग्रुप वर्क एक साथ करा सकते, कोऑपरेटिव वर्क, ये सारा कुछ इसके अंदर आएगा। और सेपरेटेड में क्या है, वो सिर्फ डेविएशंस, यानी अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको सही करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना करके वो इम्पोज करेंगे, लेकिन कोई भी डायरेक्ट कमांडिंग या फिर कोई भी जो चीज है उन पे इम्पोज नहीं करेंगे, कमांडिंग रोल नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे टास्क भी लो है, रिलेशनशिप भी लो है। एक लीडर अपने आप को बिल्कुल सेपरेट मेंटेन करके रखता है, और रूल बनाएगा लेकिन वो बताएगा नहीं कि आपको टास्क कैसे करना है, क्या करना है, ये फॉलोअर को खुद समझना होगा। उसी तरह से इसीलिए लो टास्क लो रिलेशनशिप किसमें होता है, ठीक है। और ये सारा लीडरशिप स्टाइल किस पे, दो बेसिस पे फोकस है, क्लियर हो चुका है, टास्क और रिलेशनशिप। टास्क के लिए क्या है, जो टास्क पे फोकस करेंगे, और रिलेशनशिप में क्या है, जो रिलेशनशिप पे फोकस करेंगे। अब एक और इन्होंने बताया था, वो ये, इसमें हमारा बीच वाला तो सबसे स्पेसिफिक उन्होंने बोला, मेन, रिलेटेड, इंटीग्रेटेड, सेपरेटेड। अब इसी के ये रिलेटेड में ही दो भाग बताए, एक जो रिलेटेड के अंदर एप्रोप्रिएट स्टाइल आएगा और एक जो रिलेटेड के अंदर इनएप्रोप्रिएट स्टाइल आएगा, ठीक है। क्लियर है? रिलेटेड के अंदर ही इन्होंने दो स्टाइल बताए, एक जो रिलेटेड के अंदर एप्रोप्रिएट स्टाइल आएगा और एक, ये समझना है फ्रेंड्स, और एक जो इनइफेक्टिव। मैंने बोला था कि अगर इफेक्टिव हुआ तो इफेक्टिवनेस, नहीं तो इनइफेक्टिव, तो वही अगर एप्रोप्रिएट है तो एप्रोप्रिएट स्टाइल, नहीं तो इनअप्रोप्रिएट स्टाइल, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग डील करते हैं डेडिकेटेड से। तो डेडिकेटेड का अगर वो सक्सेसफुल है तो क्या हो गया, बेनेवोलेंट ऑटोक्रेट, ठीक है। बेनेवोलेंट ऑटोक्रेट, अगर वो इफेक्टिव है तो, यानी यहाँ पे क्या होगा, हाई टास्क लो रिलेशनशिप। नेक्स्ट आ जाओ इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड में अगर सक्सेसफुल है तो वो क्या होगा, एग्जीक्यूटिव, यानी वो हर चीज को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा, बहुत हाई टास्क हाई रिलेशनशिप होगा। अगर वो रिलेटेड है तो क्या होगा, डेवलपर होगा, ठीक है, यानी हाई रिलेशनशिप लो टास्क, ठीक है। और अगर सेपरेटेड है तो क्या होगा, ब्यूरोक्रेट होगा। ब्यूरोक्रेट का मतलब क्या है, टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशंस रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी यहाँ पे क्या होगा, रूल्स एंड रेगुलेशन के टुवर्ड्स क्या होंगे, हाई, यानी लो टास्क लो रिलेशनशिप, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बनाएगा, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, अगर डेडिकेटेड जो है इफेक्टिव नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोक्रेट। इफेक्टिव हुआ तो बेनेवोलेंट ऑटोक्रेट। बेनेवोलेंट ऑटोक्रेट का मतलब क्या है, वो जो है दूसरों के लिए भी कंसर्न रखेगा थोड़ा मोड़ा, ठीक है, रख सकता है, काम तो करेगा लेकिन थोड़ा मोड़ा कंसर्न रख सकता है। लेकिन ऑटोक्रेट, इनइफेक्टिव ऑटोक्रेट, इफेक्टिव मतलब उसको दूसरे के लिए कोई कंसर्न नहीं है, सिर्फ हाई टास्क, मोटिवेशन भी यहाँ पे क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड यानी कॉम्प्रोमाइज है। कॉम्प्रोमाइजर मतलब जो है वो कॉम्प्रोमाइज करेगा,
ठीक है, हाई टास्क हाई रिलेशनशिप है, यहाँ भी हाई टास्क हाई रिलेशनशिप है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज भी करता चलेगा, यानी इनअप्रोप्रिएट हो गया। यहाँ तो पूरा पूरा वो एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन इनअप्रोप्रिएट हो गया तो कॉम्प्रोमाइज भी कर रहा है इसे। नेक्स्ट है रिलेटेड। रिलेटेड मतलब मिशनरी। मिशनरी मतलब क्या होगा, इंटरेस्ट इन हार्मनी, इजी लाइफ, कंफ्लिक्ट अवॉइड करेगा एकदम, मतलब कुछ भी झगड़ा होगा ना साइड हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, डेवलप करेगा, झगड़ा होगा तो समझाएगा, अच्छे से रहेगा। लेकिन यहाँ मिशनरी में क्या हो गया, कुछ भी झगड़ा होगा तो उसको क्या करेगा, उससे दूर भागेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट है सेपरेटेड। सेपरेटेड यहाँ तो क्या था, ब्यूरोक्रेट था, यानी रूल्स एंड रेगुलेशन के टुवर्ड्स रहेगा, लेकिन यहाँ पूरा डेजर्टेड हो जाएगा। डेजर्टेड मतलब पूरा गायब ही हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं, ठीक है। मिशनरी में कलीग्स को क्या रखेगा, हैप्पी रखेगा, ठीक है। लेकिन कंफ्लिक्ट को क्या करेगा, अवॉइड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। कॉम्प्रोमाइजर में क्या हो जाएगा, हाई टास्क रिलेशन, लेकिन इनअप्रोप्रिएट होने के कारण डिसीजन मेकिंग जो पावर है क्या क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ तो डिसीजन एक एग्जीक्यूटिव है, बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन कर रहा है, सब हर कुछ डिसीजन मेकिंग पावर भी अच्छा है, लेकिन यहाँ इंटीग्रेटेड होने के बावजूद भी उसका इनअप्रोप्रिएट हो गया, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, डिसीजन सही से नहीं ले पा रहा है, ठीक है। एंड द लास्ट वन क्या है, ऑटोक्रेट, जो कि दूसरे के लिए कोई कंसर्न नहीं रखेगा। क्लियर है? तो आई होप आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ उतना याद नहीं रखना, बस ये याद रखना है कि अगर रिलेटिव इफेक्टिव है तो डेवलपर, और इनइफेक्टिव है तो मिशनरी। अगर इंटीग्रेटेड इफेक्टिव है तो एग्जीक्यूटिव, और इनइफेक्टिव है तो कॉम्प्रोमाइज है। बस यही याद रखना है, ठीक है। यानी रेडिन बिलीव करते हैं दैट द वे लीडर बिहेव्स इन अ सर्टेन सिचुएशन may not be appropriate in some other situation and this led to the evolution of 3D leadership model, ठीक है। यानी कि रेडिन क्या बोलते हैं कि जो एक लीडर है वो जरूरी नहीं है कि अप्रोप्रिएट हो किसी एक सिचुएशन में तो दूसरे में भी हो, नहीं, वो अलग हो सकता है, और यही उनको लीडरशिप मॉडल डेवलप करने में हेल्प किया, ठीक है। यानी अगर हम देखें तो रेडिन ने टास्क ओरिएंटेड और रिलेशनशिप ओरिएंटेड बिल्कुल किसके अकॉर्डिंग दिया, मैनेजरियल ग्रिड और ओयो स्टैटिक के अकॉर्डिंग। तीसरा पॉइंट इसमें क्या डाला, इफेक्टिवनेस, और इसी इफेक्टिवनेस के अकॉर्डिंग उन्होंने 4 भाग में बांटा, और वो 4 भाग भी 2-2 भाग में बांटा था, एक इनइफेक्टिव स्टाइल और एक इफेक्टिव, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना बना सकते हो, या तो यही पूरा ग्राफ बना लो अपनी कॉपी में, ये वाला जरूर से याद रखना क्योंकि ये मेन है, और उसके बेसिस पे ये अप्रोप्रिएट और ये इनअप्रोप्रिएट स्टाइल, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों का रेडिन भी क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। सो अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपका सारा मॉडल जो था 9 का, जिसके लिए आप परेशान हो रहे थे, मैंने वो खत्म कर दिया। कल मैं कोशिश करती हूँ फ्लैंडर इंटरैक्शन एनालिसिस लेके आऊँ, ठीक है। तो कल हम लोग फ्लैंडर इंटरैक्शन एनालिसिस पढ़ेंगे, जो कि यूनिट 7 का टॉपिक है। किसी ने बोला है कि प्लीज वो भी एक बार फिर से बता दो, तो मैं वो फिर से क्या मैंने बताया ही नहीं है, वो मैं बताऊंगी, ठीक है। एंड डोंट वरी, मैं इसको याद करा दूंगी आपको, अलग से वो 7-10 याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो। एंड प्लीज आप लोग लाइक देखते तो 40, 50, 60 इतने लोग देखते हो, एंड मुझे पता है कौन कौन देखते हैं, क्योंकि मेरे पास पर्सनल मैसेज आ जाते हैं, बट लाइक नहीं करते हो आप लोग। तो प्लीज लाइक किया करो, लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।